हेलो दोस्तों, नमस्कार। इतिहास विषय से संबंधित हमारे आधुनिक भारत में 80 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए थे। आज हम 81 से स्टार्ट करेंगे। तो प्लीज़ उससे पहले आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई थी? तो रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम जो है मद्रास में लागू की गई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट डाउन कर सकते हैं। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम मद्रास प्रेसिडेंसी में अलेक्जेंडर रीड के द्वारा 1792 ईस्वी में तमिलनाडु के बारामहल क्षेत्र में लागू की गई थी। इसके बाद यह व्यवस्था बम्बई प्रेसिडेंसी में भी लागू की गई। तो थॉमस मुनरो का संबंध रैयतवाड़ी व्यवस्था से है। अगला है हमारा, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पे डॉट डॉट दिया गया है। मैं बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा दिया गया था। तो वो कौन सा अधिनियम था? वो था 1885 का। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप इसमें एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा स्थायी बंदोबस्त को लागू किया गया, जिसने जमींदारी को जिसने जमींदारों को कई अधिकार प्रदान किए। 19वीं शताब्दी तक आते आते भूमि की मांग बढ़ने लगी और भूमि मालिकों के ने किराए में बढ़ोतरी की। यह समय किसानों के विद्रोह का था और इसी बीच बंगाल सरकार ने बंगाल एवं बिहार में बंगाल किराएदारी अधिनियम 1885 को लागू किया, जिसमें भूमि मालिकों, जमींदारों और किराएदारों के अधिकारों को परिभाषित किया गया। अगला क्वेश्चन है हमारा, सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई थी। तो सत्यार्थ प्रकाश की रचना जो है स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं मूल शंकर, मोस्ट इंपोर्टेंट, स्वामी दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम मूल शंकर था और इनका जन्म 1824 ईस्वी में गुजरात की मोरवी रियासत के निवासी एक ब्राह्मण कुल में हुआ था। इन्होंने 1860 ईस्वी में मथुरा में स्वामी बिरजानंद जी से वेदों के शुद्ध अर्थ तथा वैदिक धर्म के प्रति अगाध श्रद्धा प्राप्त की थी और 1867 ईस्वी में उन्होंने पाखंड खंडनी पताका लहराई थी और 1875 ईस्वी में इन्होंने बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की। उनके विचार उनकी प्रसिद्ध पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश में वर्णित है। और अन्य रचनाओं की बात करें तो पाखंड खंडन हो गया, वेदभाष्य भूमिका हो गई, ऋग्वेद भाष्य हो गया, अद्वैत मंत्र का खंडन हो गया, पंच महायज्ञ विधि तथा वल्लभाचार्य मत खंडन प्रमुख हैं। अगला है हमारा, अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी? तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अंग्रेजों के नियंत्रण लगाने के बाद अमृत बाजार पत्रिका का जो है रातों रात जो है इसमें बंद हो गया था। तो अमृत बाजार जो पत्रिका का प्रकाशन किया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, शिशिर कुमार घोष के द्वारा। आप देख सकते हैं अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना मोतीलाल घोष तथा शिशिर कुमार घोष ने 1868 में ईस्वी में कलकत्ता में की थी और प्रारंभ में यह बंगाली भाषा में प्रकाशित होती थी, लेकिन 1878 ईस्वी में देसी भाषा प्रेस अधिनियम से बचने के लिए रातों रात अंग्रेजी भाषा में रूपांतरित हो गई थी, अंग्रेजों की वजह से। और गिरीश चंद्र घोष ने बंगाली का प्रकाशन 1862 ईस्वी में शुरू किया, जिसे 1879 ईस्वी में एस.एन. बनर्जी ने ले लिया। और हिंदू पैट्रियाट की स्थापना भी गिरीश चंद्र घोष ने की थी। बाद में हरीश चंद्र मुखर्जी इसके संपादक बने थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न अखबारों में से कौन सा मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था? तो उदारवादियों की नीतियों का जो प्रचारक था वो लीडर, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं फ्री प्रेस जर्नल एक न्यू एजेंसी थी और यंग इंडिया एक साप्ताहिक पत्रिका थी जिसे महात्मा गांधी प्रकाशित करते थे। लीडर समाचार पत्र के संपादक मदन मोहन मालवीय थे और मालवीय उदारवादी दल के नेता थे। इसके माध्यम से उदारवादी जो है अपनी नीतियों का प्रचार करते थे। अगला क्वेश्चन है, 19वीं शताब्दी के धर्म एवं समाज सुधार आंदोलनों ने जनसंख्या के किस वर्ग को मुख्यतः आकर्षित किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, बुद्धिजीवियों को, नगरीय उच्च जातियों को और निर्धन सर्वसाधारण वर्ग को। उदार रजवाड़े इससे संबंधित नहीं थे, यानी पहला, दूसरा और तीसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। 19वीं सदी के धार्मिक एवं सामाजिक सुधार आंदोलन का भारत के इतिहास में विशेष स्थान है।
इसने जहां एक ओर धार्मिक एवं सामाजिक सुधारों का आह्वान किया, वहीं दूसरी ओर इसने भारत के अतीत को उजागर कर भारतवासियों के मन में आत्मसम्मान और आत्मगौरव की भावना जगाने की कोशिश की। इसने बुद्धिजीवी, नगरीय उच्च जातियों एवं निर्धन सर्वसाधारण वर्ग को अपनी ओर आकर्षित किया था। अगला हमारा भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? तो भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के जो पिता थे वो थे राजा राम मोहन रॉय। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। राजा राम मोहन रॉय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर, अतीत और भविष्य के मध्य सेतु और भारतीय राष्ट्रवाद का जनक यानी आधुनिक भारत का पिता और प्रथम आधुनिक पुरुष तथा युगदूत कहा गया है। यानी राजा राम मोहन रॉय को इतनी उपाधियां दी गई हैं और यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन आत्मीय सभा के संस्थापक थे? तो आत्मीय सभा के संस्थापक जो है आपका राजा राम मोहन रॉय, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा यानी ए। आप देख सकते हैं हिंदू धर्म के एकेश्वरवादी मत का प्रचार करने के लिए 1815 ईस्वी में राजा राम मोहन रॉय ने अपने युवा समर्थकों के सहयोग से आत्मीय सभा की स्थापना की। उन्होंने मूर्ति पूजा की आलोचना की और सप्रमाण यह विचार व्यक्त किया कि हिंदुओं के सभी प्राचीन मौलिक धर्म जो है ग्रंथों ने एक ब्रह्मा का उपदेश दिया। इसके समर्थन में उन्होंने वेदों और 5 मुख्य उपनिषदों का बांग्ला भाषा में अनुवाद करवाया। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी? तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन रॉय के द्वारा 1828 में की गई थी। यहाँ पे राइट आंसर नहीं दिया गया है, तो एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं। राजा राम मोहन रॉय ने 20 अगस्त 1828 को ब्रह्म सभा के नाम से एक नए समाज की स्थापना की, जिसे आगे चलकर ब्रह्म समाज के नाम से जाना गया। और इस समाज ने मूर्ति पूजा का विरोध किया और एक ब्रह्म पूजा का उपदेश दिया। यह ऐसे लोगों की जमात थी जो ईश्वर की एकता में विश्वास करते थे और मूर्ति पूजा से अलग रहते थे। इस नवीन धर्म ने सामाजिक रीति रिवाजों एवं धार्मिक कर्मकांडों के लिए कोई स्थान नहीं था। ब्रह्म समाज ने रंग, वर्ण तथा मत पर विचार किए बिना मानव मात्र के प्रति प्रेम तथा जीवन की उच्चतम विधि के रूप में मानवता की सेवा पर बल दिया और दिए गए विकल्प में कोई भी विकल्प सही नहीं दिया गया है। अगला हमारा, राजा राम मोहन रॉय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी, तो कब की गई थी? 1828 में। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, सती प्रथा को गैर कानूनी किसने घोषित किया था? तो सती प्रथा को गैर कानूनी किसने घोषित किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका लॉर्ड विलियम बेंटिंग। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने दिसंबर 1829 में नियम 17 द्वारा सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया गया और प्रारंभ में यह कानून केवल बंगाल प्रेसिडेंसी में लागू किया गया, परंतु 1830 ईस्वी में इसे बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसियों में भी लागू किया गया था। अगला हमारा, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो प्रार्थना समाज की स्थापना की बात करें तो आत्माराम पांडुरंग यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा यानी ए। आप देख सकते हैं प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 ईस्वी में बंबई में आचार्य केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से आत्माराम पांडुरंग द्वारा की गई थी। महादेव गोविंद रानाडे इस संस्था से 1869 ईस्वी में जुड़े और इस संस्था का प्रमुख उद्देश्य जो है जाति प्रथा का विरोध, स्त्री पुरुष की विवाह की आयु में वृद्धि, विधवा विवाह एवं स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन देना था। और रानाडे का सामाजिक सुधार आंदोलन 19वीं शताब्दी के अंत तक सफलतापूर्वक जो है जारी रहा था। अगला क्वेश्चन है हमारा, 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदुवाद न्यू ह्यूमनिज्म के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे। तो न्यू ह्यूमनिज्म का संबंध आपका हो जाएगा स्वामी विवेकानंद से यानी बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं स्वामी विवेकानंद ने 1897 ईस्वी में रामकृष्ण मिशन की स्थापना अपने गुरु की स्मृति में की थी। उन्होंने संन्यास धारण करके धार्मिक ग्रंथों का विशद अध्ययन किया। अपने गुरु की शिक्षाओं की व्याख्या को साकार करने का श्रेय जो है स्वामी विवेकानंद 1862 से 1902 को है और उन्होंने इस शिक्षा का साधारण जो भाषा में वर्णन किया है। स्वामी विवेकानंद इस नवीन हिंदू धर्म यानी न्यू ह्यूमनिज्म के प्रचारक के रूप में उभरे थे और 1893 ईस्वी में वे शिकागो गए, जहां उन्होंने पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन में अपना सुप्रसिद्ध भाषण दिया और इस भाषण में उन्होंने पश्चिमी संसार के सामने पहली बार भारत की संस्कृति की महत्ता को प्रभावकारी तरीके से प्रस्तुत किया और इसके पश्चात उन्होंने अमेरिका और इंग्लैंड में भ्रमण किया और हिंदू धर्म का प्रचार किया था। और स्वामी जी ने हिंदू धर्म के इस पक्ष मुझे मत
छेड़ो की बहुत भर्त्सना की। उनके अनुसार हिंदू धर्म अब केवल खान पान तक ही सीमित रह गया था। वह निर्धनों के धनियों द्वारा शोषण पर धर्म की चुप्पी से बहुत अप्रसन्न थे। उनके अनुसार भूखे व्यक्ति से धर्म की बात करना ईश्वर तथा मानवता का अपमान है। विवेकानंद ने कोई राजनीतिक संदेश नहीं दिया, परंतु फिर भी उन्होंने अपने लेखों तथा भाषणों द्वारा नई पीढ़ी में अपने भूतकाल में एक नवीन आत्मगौरव की भावना जगाई। वह एक पक्के देशभक्त थे और सुभाष चंद्र बोस ने उनके बारे में कहा था कि जहां तक बंगाल का संबंध है, हम विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, इनमें से किसने 1893 में शिकागो में आयोजित धर्म संसद में भाग लिया था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, और इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद के द्वारा। ठीक है, पहली बार जो है शिकागो में हिंदी में भाषण इनके द्वारा दिया गया था धर्म सम्मेलन में, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की थी? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद के द्वारा 1897 में की गई थी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पूछा गया है। आप एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। स्वामी विवेकानंद दक्षिणेश्वर के स्वामी कहे जाने वाले रामकृष्ण परमहंस के परम शिष्य थे। उनके बचपन का नाम नरेंद्रनाथ दत्त था। आगे चलकर वे स्वामी विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध हुए। स्वामी विवेकानंद का जन्म की बात करें, 1863 में जन्म हुआ था और 1902 में इनकी मृत्यु हो जाती है। इन्होंने रामकृष्ण के संदेश को विश्व में फैलाया। रामकृष्ण मिशन के सिद्धांतों का आधार वेदांत दर्शन है। मिशन मनुष्य की सेवा को ईश्वर की सेवा मानते हैं, क्योंकि मनुष्य की आत्मा में परमात्मा का अंश है। अगला क्वेश्चन है हमारा, दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है। तो दयानंद सरस्वती के द्वारा जो स्थापित है वो है आर्य समाज की स्थापना। ठीक है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती, बचपन का नाम था मूल शंकर, ने 1875 ईस्वी में बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की, जिसका मुख्य उद्देश्य प्राचीन वैदिक धर्म में शुद्ध रूप से पुनः स्थापना करना था। और आर्य समाज आंदोलन का प्रसार प्रायः पाश्चात्य प्रभावों की प्रतिक्रिया के रूप में हुआ। और 1877 ईस्वी में आर्य समाज का मुख्यालय लाहौर में स्थापित किया गया, जिसके उपरांत आर्य समाज का अधिक प्रचार हुआ। और शुद्ध वैदिक परंपरा में विश्वास के चलते स्वामी जी ने पुनः वेदों की ओर चलो का नारा दिया। और स्वामी दयानंद का उद्देश्य था कि भारत को धार्मिक, सामाजिक तथा राष्ट्रीय रूप से एक कर दिया जाए। और धार्मिक क्षेत्र में वह मूर्ति पूजा, बहुदेववाद, अवतारवाद, पशु बलि, श्रद्धा, तंत्र मंत्र तथा झूठे कर्मकांडों को स्वीकार नहीं करते थे। वह वेदों को ईश्वरीय ज्ञान मानते थे तथा उपनिषद काल तक के साहित्य को स्वीकार करते थे। और आर्य समाज के नियम तथा सिद्धांत सबसे पहले बंबई में गठित किए गए, पुनः उसे 1877 ठीक है 1877 ईस्वी में लाहौर में संपादित कर एक निश्चित रूप दिया गया। आर्य समाज का प्रचार प्रसार पंजाब में अत्यधिक सफल रहा तथा कुछ सीमा तक उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान में भी इसे सफलता मिली। और महात्मा हंसराज, पंडित गुरुदत्त, लाला लाजपत राय तथा स्वामी सदानंद इसके विशिष्ट कार्यकर्ताओं में से एक थे। और 1892 से 93 ईस्वी में आर्य समाज दो गुटों में बंट जाता है। एक गुट आपका पाश्चात्य शिक्षा का समर्थक होता है और दूसरा गुट आपका पाश्चात्य शिक्षा का विरोधी। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, आप इसका एक्सप्लेनेशन और देख सकते हैं। पाश्चात्य शिक्षा के विरोधियों में स्वामी श्रद्धानंद हो गए, लेखराज हो गए और मुंशी राम प्रमुख थे। और इन लोगों ने वर्ष 1902 में गुरुकुल की स्थापना की। और पाश्चात्य शिक्षा के समर्थकों में लाला लाजपत राय तथा हंसराज प्रमुख थे। और इन लोगों ने दयानंद एंग्लो कॉलेज की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, किसने 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है। तो सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में ज्योतिबा फुले के द्वारा की गई थी। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने की थी। इनका जन्म 1827 ईस्वी में एक माली के घर में हुआ था। इन्होंने शक्तिशाली और गैर ब्राह्मण आंदोलन का संचालन किया। इन्होंने अपनी पुस्तक गुलामगिरी, मोस्ट इंपोर्टेंट बुक है, बहुत बार पूछी गई है, 1872 में लिखी थी। ठीक है, गुलामगिरी 1872 एवं अपने संगठन सत्यशोधक समाज के द्वारा पाखंडी ब्राह्मणों एवं उनके अवसरवादी धर्म ग्रंथों से निम्न जातियों की रक्षा की आवश्यकता पर बल दिया था। अगला है हमारा, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले के द्वारा की गई थी। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो थियोसॉफिकल सोसाइटी की बात करें तो मैडम HP ब्लाउस्की,
ठीक है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना एक रूसी महिला मैडम HP ब्लाउस्की और अमेरिकी सैनिक अधिकारी कर्नल अल्कोट विलियम क्वान जज एवं अन्य के द्वारा 1875 ईस्वी में न्यूयॉर्क में की गई थी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, किसके द्वारा की गई थी और कहाँ की गई थी, ये भी पूछा गया है। तो 1875 में न्यूयॉर्क में। और इस सोसाइटी के संस्थापक 1882 ईस्वी में मद्रास के पास अडियार नामक स्थान पर सोसाइटी का मुख्यालय स्थापित किए, जो बाद में इसका अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय बना। और इसका मुख्य उद्देश्य प्राचीन हिंदू धर्म के लोगों में आत्मविश्वास को जगाना और बढ़ाना और धर्म को समाज सेवा का मुख्य आधार बनाना था। जबकि राजा राम मोहन रॉय द्वारा 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज एवं स्वामी विवेकानंद द्वारा 1897 ईस्वी में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष की बात करें तो 100 का राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी श्रीमती एनी बेसेंट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष। और दूसरी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की दूसरी हो जाएगी सरोजनी नायडू। और वही क्वेश्चन अगर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष पूछेगा तो सरोजनी नायडू यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जिन्होंने 1925 में कांग्रेस की अध्यक्षता की थी और श्रीमती एनी बेसेंट के द्वारा 1917 में की गई थी। आप इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। एनी बेसेंट आंग्ल आयरलैंड की से थी। वे वर्ष 1907 से 1907 से 1933 तक थियोसॉफिकल सोसाइटी की प्रधान रही और वर्ष 1916 में होम रूल लीग का गठन किया तथा वर्ष 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी। और वर्ष 1925 में कानपुर में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 40वें अधिवेशन में सरोजनी नायडू कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष तथा दूसरी महिला अध्यक्ष बनी थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो प्रथम महिला अध्यक्ष की बात करेंगे तो यहाँ पे एनी बेसेंट राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, भारत में नारी आंदोलन की प्रेरणा से प्रारंभ हुआ। तो नारी आंदोलन की किसकी प्रेरणा से प्रारंभ हुआ था? तो नारी आंदोलन जो है आपका ज्योतिबा फुले की प्रेरणा से ही प्रारंभ हुआ था। ठीक है, इन्होंने उनको महिलाओं को प्रमोट किया था कि आप आगे आइए। तो प्रश्नगत विकल्प में भारत में नारी आंदोलन ज्योतिबा फुले की प्रेरणा से प्रारंभ हुआ। ज्योतिबा फुले मानते थे कि महिलाओं एवं दलितों का उत्थान करके ही सामाजिक बुराइयों को दूर किया जा सकता है। 1884 ईस्वी में इन्होंने लड़कियों के लिए एक स्कूल खोला। यह लड़कियों के लिए भारत का प्रथम स्कूल था। और आधुनिक भारत में महिला आंदोलन की प्रेरणा स्रोत रमाबाई रानाडे रही हैं और महादेव गोविंद रानाडे की पत्नी श्रीमती रमाबाई ने सेवा सदन नामक संगठन की स्थापना की थी। यदि विकल्प में ए रमाबाई नाम होता तो यही उत्तर होता, लेकिन यही कारण है कि बिहार लोक सेवा आयोग ने किसी विकल्प को सही उत्तर नहीं माना था और तारांकित इसे किया गया था। अगला क्वेश्चन हमारा, प्रार्थना समाज, यंग इंडिया, लोकहितवादी, सत्य शोधक समाज और रहनुमाई मजदेव सन सभा के लिए निम्न विकल्पों में से सही संयोजन पहचानिए। तो इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा बी, यानी 20 का राइट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले आत्माराम पांडुरंग आ जाएंगे, उसके बाद मोहनदास करमचंद गांधी, उसके बाद गोपाल हरि देशमुख, ज्योतिबा फुले और नौरोजी फुरदोंजी। यानी आप देख सकते हैं प्रार्थना समाज की स्थापना, यानी प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 ईस्वी में बम्बई के आचार्य केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से आत्माराम पांडुरंग द्वारा की गई थी और महात्मा गांधी द्वारा प्रारंभ किए गए समाचार पत्र थे इंडियन ओपिनियन, हरिजन, यंग इंडिया, नवजीवन। मोस्ट इंपोर्टेंट है, सभी पत्र आप नोट डाउन कर सकते हैं, ये पूछे गए हैं 4 के 4। और महाराष्ट्र के समाज सुधारक गोपाल हरि देशमुख लोक हितवादी के रूप में प्रख्यात थे। 1873 ईस्वी में सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने की थी और 1851 ईस्वी में नौरोजी फुरदोंजी ने अन्य पारसी सहयोगियों के साथ रहनुमाई मजदेवसन सभा की स्थापना की। इस प्रकार भी यहाँ पे सही संयोजन है। अगला क्वेश्चन हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पूछा गया है। नाई धोबी बंद सामाजिक बाइकआउट का एक स्वरूप था जो 1919 में, तो नाई धोबी जो था किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। ठीक है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। वर्ष 1919 के अंतिम दिनों में किसानों का संगठित विद्रोह खुलकर सामने आया और प्रतापगढ़ जिले की एक जागीर में नाई धोबी बंद सामाजिक बहिष्कार संगठित कार्रवाई की पहली घटना थी।
और झिंगुरी सिंह और दुर्गापाल ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, लेकिन जल्दी ही आंदोलन में एक नया चेहरा उभरा, बाबा रामचंद्र, जिन्होंने आंदोलन की बागडोर ही नहीं संभाली अपितु उसे और मजबूत एवं जुझारू बनाया। बाबा रामचंद्र महाराष्ट्र के ब्राह्मण परिवार के थे। वर्ष 1920 के मध्य में वे एक किसान नेता के रूप में उभरे और उन्होंने अवध के किसानों को संगठित करना शुरू किया। उनमें संगठन की अद्भुत क्षमता थी। अगला क्वेश्चन हमारा, पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब पारित किया गया था? तो पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम जो पारित किया गया था वो किया गया था 1900 में। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम 1900 ईस्वी में पारित किया गया, जिससे कृषकों की भूमि का गैर कृषकों के पास हस्तांतरित होना समाप्त हो गया। अगला क्वेश्चन है, अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो अवध का जो एका आंदोलन था उसका उद्देश्य था डी, लगान का नगद में परिवर्तन। यानी एका आंदोलन कब हुआ था? 1921 से 22 के बीच का नेतृत्व जो है पिछड़ी जाति के मदारी पासी ने किया था। इस आंदोलन में जिसकी गतिविधि के मुख्य केंद्र हरदोई, बाराबंकी, बहराइच तथा सीतापुर थे। किसानों की मुख्य शिकायतें लगान में बढ़ोतरी और उपज के रूप में लगान वसूल करने की प्रथा को लेकर थी। किसानों से 50% से अधिक लगान वसूल किया जा रहा था और जमींदारों के गुर्गे ठेकेदार किसानों को प्रताड़ित करते थे। और एका आंदोलन का राष्ट्रवादियों द्वारा निर्धारित अहिंसक नीतियों में विश्वास कम था। फलस्वरूप राष्ट्रवादी नेता आंदोलन से अलग थलग पड़ गए और आंदोलन ने दूसरी राह पकड़ ली। और इस आंदोलन में सरकार को लगान देना बंद नहीं किया गया, बल्कि आंदोलनकारियों की प्रमुख मांग थी बढ़ती महंगाई के कारण लगान का नगद रूप में रूपांतरण किया जाए। अगला क्वेश्चन हमारा, स्वामी सहजानंद का संबंध था। तो स्वामी सहजानंद की बात करें तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा बिहार के किसान आंदोलन के साथ। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, टीजीटी और पीजीटी में भी पूछा गया है, सीटेट में भी पूछा गया था कि स्वामी सहजानंद का संबंध आपका बिहार के किसान आंदोलन के साथ है। आप देख सकते हैं स्वामी सहजानंद ने बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की थी और वे अखिल भारतीय किसान सभा के एक प्रमुख नेता भी थे। उनका संबंध बिहार के किसान आंदोलन से था और इनके कृषि सुधार कार्यक्रम का वास्तविक लक्ष्य जो है जमींदारी प्रथा का उन्मूलन तथा कृषकों को मालिकाना अधिकार दिलाना था। आप देख सकते हैं कितना अच्छा काम किया और किसानों के प्रति इनकी समर्पित सेवाओं के कारण इन्हें जो है किसान प्राण कहा जाने लगा था। अगला क्वेश्चन हमारा, स्वामी सहजानंद निम्न में से किससे संबंधित थे? तो स्वामी सहजानंद का संबंध आपका सी, बिहार के किसान आंदोलन से, यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं दो बार रिपीट हो रहा है, यानी क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। इनमें से कौन बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े थे? तो कौन हो जाएंगे? राजेंद्र प्रसाद इससे जुड़े हुए थे। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति, ठीक है, बिहार में किसान आंदोलन से जुड़े थे। वे सितंबर 1946 में गठित अंतरिम सरकार में खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। ये संविधान सभा के अध्यक्ष थे और संविधान लागू होने के बाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी बने थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति का संबंध आपका वॉरेन हेस्टिंग्स से हो जाएगा, यानी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप इसका एक्सप्लेनेशन रीड कर सकते हैं, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है। तो सुरक्षा प्रकोष्ठ या घेरे की नीति से वॉरेन हेस्टिंग्स तथा वेलेजली संबंधित थे। यानी वॉरेन हेस्टिंग्स ने मैसूर और मराठों के साथ युद्ध अन्य भारतीय रियासतों के साथ बराबरी की पदवी प्राप्त करने की भावना से किया था। इस समय कंपनी ने अपने राज्य के चारों ओर मध्य राज्य यानी बफर स्टेट बनाने का प्रयत्न किया। इसका उद्देश्य केवल अपने राज्य की रक्षा करना था, अथवा हम यह भी कह सकते हैं कि अपने पड़ोसी राज्यों की सीमाओं की रक्षा करो ताकि अपनी सीमाएं क्या हैं, सुरक्षित रहें। उस समय भय मुख्यतः अफगानों और मराठों से था। इसीलिए कंपनी ने अवध की रक्षा व्यवस्था के लिए कार्य को इस शर्त पर संभाला कि अवध का नवाब उस व्यय का बोझ उठाए, और इस प्रकार अवध की रक्षा ही बंगाल की रक्षा थी। और बेलिजली के आने से कंपनी के भारतीय रियासतों के साथ संबंधों में परिवर्तन आया और बेलिजली का उद्देश्य भारतीय किसानों को अपनी रक्षार्थ कंपनी पर निर्भर करने पर बाध्य करना था। उसने भारतीय की रियासतों को अंग्रेजी राजनीतिक शक्ति के तौर पर सैनिक रक्षा के घेरे में लाने का प्रयत्न किया और रियासतों के प्रति प्रमुख ब्रिटिश नीतियां निम्नलिखित थी। जैसे कंपनी का भारतीय रियासतों से समानता के लिए संघर्ष 1765 में। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति, घेरे की नीति जो थी वो 1765 से 1813 में लाई गई थी। और तीसरा है आपका अधीनस्थ पार्थक्य की नीति जो 1813 से 1857 में लाई गई थी। और आगे है अधीनस्थ संघ की नीति जो
1858 से 1935 में लाई गई थी और अंत में बराबर के संघ की नीति का संबंध 1935 से 1947 से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली यानी ड्यूअल गवर्नमेंट को समाप्त किया था? तो द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया था वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है। तो आप देख सकते हैं वॉरेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में 1772 ईस्वी में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने दोहरी शासन प्रणाली को समाप्त करने का निर्णय लिया तथा कलकत्ता परिषद तथा उसके प्रधान को आज्ञा दी कि वे स्वयं दीवान बने और बंगाल, बिहार तथा ओडिशा के प्रबंध को अपने हाथ में ले ले। और वॉरेन हेस्टिंग्स ने दोनों उप दीवानों मोहम्मद रजा खां और राजा सिताब रॉय को पदच्युत कर दिया और द्वैध शासन, जिसकी शुरुआत बंगाल में 1765 ईस्वी से मानी जाती है, के अंतर्गत कंपनी दीवानी अधिकार अपने पास रखती थी और निजामत के कार्यों का निष्पादन जो है नवाब के माध्यम से करती थी। लेकिन वास्तविक शक्ति कंपनी के पास होती थी। क्लाइव समझता था कि समस्त शक्ति कंपनी के पास है तथा नवाब के पास सत्ता की केवल छाया ही है। उसने प्रवर समिति को लिखा था, यह छाया आवश्यक है तथा हमें इसको स्वीकार करना चाहिए। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार था? तो लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार था पेशवा बाजीराव द्वितीय। फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं वेलेस्ली ने भारतीय राज्यों को अंग्रेजी राजनीतिक परिधि में लाने के लिए सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग किया। मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। उसने सहायक संधि का आविष्कार नहीं किया। इस प्रणाली का अस्तित्व तो पहले ही था कि वह स्नेह यानी धीरे धीरे विकसित हुई थी और संभवतः डुप्ले प्रथम यूरोपीय था। कौन? डुप्ले, जिसने अपनी सेना किराए पर भारतीय राजाओं को दी थी और अंग्रेजों ने भी यह प्रणाली अपनाई और प्रथम सहायक संधि 1765 ईस्वी में अवध से की गई, जब कंपनी ने निश्चित धन के बदले उसकी सीमाओं की रक्षा करने का वचन दिया और सहायक संधि स्वीकार करने वाले राज्य थे जैसे हैदराबाद 1798 में तथा 1800 में, और मैसूर की बात करें 1799 में, तंजौर की बात करें 1799 में, अवध की बात करें तो 1801 में, और पेशवा ने दिसंबर 1802 में अपनाया था, और बराड़ के भोंसले ने दिसंबर 1803 में, सिंधिया ने 1804 में, जोधपुर, जयपुर और मछली, बूंदी तथा भरतपुर आदि ने इसको अपनाया था, और दौलत राव सिंधिया और जसवंत होलकर दोनों पूना में अपने को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शित करना चाहते थे और बाजीराव द्वितीय सिंधिया का साथ दे रहा था। उसने 1801 ईस्वी में जसवंत के भाई की हत्या कर दी और परिणाम स्वरूप जसवंत जो है होलकर की सेना ने पूना पर आक्रमण कर पेशवा व सिंधिया की संयुक्त सेना को परास्त कर दिया और बाजीराव द्वितीय ने भागकर वसीन की शरण ली तथा 31 दिसंबर 1802 को अंग्रेजों ने बसीन की संधि की और संधि के अनुसार पेशवा बाजीराव द्वितीय ने अंग्रेजों की संरक्षकता स्वीकार कर ली और इस संधि को मराठों द्वारा अंग्रेजों के साथ की गई प्रथम सहायक संधि की संज्ञा दी गई थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री नियुक्त किया गया है। तो महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री नियुक्त कब किया गया था? वो गया था 1877 में। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं ब्रिटिश संसद ने एक राज्य उपाधि अधिनियम पारित किया जिससे महारानी विक्टोरिया को केसर ए हिंद की उपाधि से विभूषित किया गया था और लॉर्ड रिटन ने 1 जनवरी 1877 को दिल्ली में एक वैभवशाली दरबार का आयोजन करके उस उपाधि की घोषणा की और इसी समय दक्कन में भीषण अकाल यानी 1877 में पड़ा था। सरकार ने झूठे आडंबर और वैभव पर करोड़ों रुपया व्यय किया, विशेषकर उस समय जब लोग भूखे मर रहे थे। और आरजी प्रधान के अनुसार इस राज उपाधि अधिनियम और दिल्ली दरबार से एक राष्ट्रीय अपमान की गुप्त भावना सी जनता में फैल गई और कलकत्ता की एक पत्रिका ने इसकी तुलना उस घटना से की जब नीरो बंसी बजा रहा था और रोम जल रहा था। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना उपयुक्त में से कोई नहीं। आप राइट आंसर इसका देख सकते हैं 1885 ईस्वी में बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना फिरोज शाह मेहता, केटी तेलंग व बदरुद्दीन तैयब ने की थी। इसीलिए यहाँ पे तीनों नाम नहीं दिए गए हैं तो राइट आंसर नहीं दिया गया है। इसका उद्देश्य लोगों में राजनीतिक विचारों का प्रचार प्रसार करना था। आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है, भारत संघ इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? तो इंडियन एसोसिएशन, ठीक है, एसोसिएशन यानी भारत संघ के संस्थापक जो है सुरेंद्र नाथ बनर्जी को माना जाता है। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। 26 जुलाई 1876 को सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने आनंद मोहन बोस के सहयोग से इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कलकत्ता में की। यह तत्कालीन संस्थाओं में सबसे महत्वपूर्ण थी जिसे कांग्रेस से पूर्व अखिल भारतीय स्तर की संस्था का सम्मान प्राप्त था
और इस संस्था ने सिविल सेवा परीक्षा प्रणाली में सुधार की मांग की तथा इल्बर्ट जैसे विवादों को लेकर आंदोलन चलाया और इंडियन एसोसिएशन भारत संघ में जमींदारों के स्थान पर मध्यम वर्ग को प्रधानता दी गई थी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आई होप वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू सो मच।